हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं फिज़िक्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा था और क्या बोलते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी टॉर्क को अच्छे से समझने में लगाई थी। दैट मीन्स हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा समय ये समझने में लगाया कि टॉर्क क्या होता है और कैसे आप डिफ़ाइन करोगे, क्यों टॉर्क आखिर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। इन सभी बातों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा उसके फॉर्मूले के ऊपर रहेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखे थे टॉर्क को, तो टॉर्क क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? तो सर टॉर्क मतलब टाउ। टॉर्क को किससे डिफाइन करते हैं? टाउ से। और एक्चुअल में क्या है ये? तो एक्चुअल में क्या है ये सर? है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स मतलब क्या है कि एक ऐसा फोर्स जो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है? टर्न कराने का, घुमाने का। ठीक है, या सिंपल भाषा में तो क्या बोलूँगा मैं? घुमाने वाला फोर्स। ठीक है ना, घुमाने वाला बल ही क्या कहलाता है? हमारा टॉर्क कहलाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। ठीक है, तो एक्चुअल में सीधे लाइन पे हम उसको फोर्स बोलते हैं। अगर सीधी रेखा में अगर गति हो रही है तो सीधी रेखा में यदि गति कराना है तो उसको बल कहते हैं। लेकिन अगर घुमाने वाले की बात आ जाए, यानी अगर हमको क्या करना है? मोशन कराना है, लेकिन कैसा मोशन कराना है? किसी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घुमाने वाला मोशन कराना है, या घूर्णन गति उसी को बोलते हैं। तो घूर्णन गति कराना है, तो घूर्णन गति कराने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, और यही बातें हम लोगों ने समझी थी। ठीक है, फिर ये समझा था कि भाई घुमाने वाले बल को डिफाइन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ हमें ये समझ में आया कि एक्चुअल में घुमाने वाला बल जब हम निकालते हैं तो ये जो घुमाने वाला बल होता है वो तीन चीज़ों पे निर्भर करता है ना। कि सबसे पहला कि भैया आप बल कहाँ से लगा रहे हो या कितना लगा रहे हो। सिंपल बोले तो कितना बल लगा रहे हो, कितना बल लगा रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। फिर कहाँ से लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो। फिर किस एंगल से लगा रहे हो, किस एंगल से लगा रहे हो। तीन तरीके से तीन बातों पे निर्भर करता है हमारा घुमाने वाला बल। ठीक है, यानी ये जो घुमाने वाला बल है एक्चुअल में इन तीन फैक्टर से प्रभावित होता है। अगर इन तीनों में से मैं कोई भी चेंज करूंगा या कोई भी चेंज लाऊंगा तो घुमाने वाले बल के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज। इसीलिए मैंने बोला कि घुमाने वाला बल कितने लोगों पे निर्भर कर रहा है? तीन लोगों पे। कहाँ कितना लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो, और किस एंगल से लगा रहे हो। ठीक है, और हमने देखा कि कितना बल कौन बताता है भैया? एफ बताता है। कौन बताता है? एफ। कहाँ से लगा रहे हो, दैट मीन्स जो एक्सिस के अबाउट घुमाना है उस एक्सिस से कितनी दूरी पे बल लगा रहे हो, ये कहने का मतलब है। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर। ठीक है, और किस एंगल से लगा रहे हो तो वो हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की बात मैं करूं तो चूंकि फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर और ये दूरी भी क्या है? वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ओर से लगा देंगे तो हमारा जो होगा, मतलब किसी भी ओर से मतलब किसी भी डायरेक्शन से हम दूरी लेंगे आर तो वो सेम होगी। ऐसा नहीं है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे कहाँ से लगा रहे हो तो वहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है कि दूरी कितनी है और किस डायरेक्शन में है। यानी ये आर एक्चुअल में क्या है? वेक्टर है। यानी इसको ये भी पता करना पड़ेगा कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है, ये दोनों जानना है। तो डायरेक्शन और दूरी दोनों जब जान रहा हूं मैं, तो डायरेक्शन के साथ जब दूरी मिल जाती है तो क्या बन जाता है? विस्थापन बन जाता है, और उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो सिंपली वही कहानी यहाँ पे चल रही है। तो यानी आर भी क्या है? वेक्टर है ना। इसका मतलब जो टॉर्क है, इसका मतलब जो घुमाने वाला बल है वो दो लोगों पर निर्भर कर रहा है, एक तो एफ पे, एक तो आर पे। कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब मैंने देखा कि ये भी क्या है? वेक्टर है। ये भी क्या है? वेक्टर है। और आपको पता है कि जब ये दोनों आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही ना आएंगे भैया, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएंगे। दैट मीन्स एफ इंटू आर। और दो वेक्टर है और दोनों के दोनों जब आ रहे हैं तो इनका कैसा मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है यहाँ पे? क्रॉस। कैसा मल्टीप्लिकेशन है? क्रॉस। तो 100% यहाँ से आंसर जो निकल के आएगा क्या आएगा? एफ आर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और यही देखो साइन थीटा ही मेरा क्या है?
यही मेरा ये बता रहा होता है कि किस एंगल से लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो अभी क्वेश्चन बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि सर दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के लिए बीच में आपने कौन सा मल्टीप्लिकेशन लगाया, क्रॉस, तब बोला कि ये घुमाने वाला बल डिफाइन कर रहे हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि सर डॉट भी कर सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा है वेक्टर की प्रॉपर्टी के अंदर कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, एक डॉट और एक वेक्टर। लेकिन आपने यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया, मतलब डॉट और क्रॉस को ही हम क्रॉस मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोल दिए हैं। तो ध्यान देंगे, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो, डॉट या क्रॉस। आपने क्रॉस किया, डॉट क्यों नहीं किया, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि घुमाने वाला बल यही है, F क्रॉस R, ठीक है। और इसको डिफाइन करूं मैं या तोड़ के लिखूं तो FR साइन थीटा होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने क्रॉस क्यों लिया, क्योंकि हमको पता है, अभी आपको मैं बता भी सकता हूँ, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था पिछले वाले वीडियो के अंदर रिंच का और बोल्ट का। रिंच से हम बोल्ट को खोल रहे थे, तो जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि हमें हमेशा किस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर फोर्स की। है बस समझ में, परपेंडिकुलर फोर्स की। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आपको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखिए ये तो समझ में आ गया आपको बिल्कुल कि घुमाने वाले बल को डिफाइन करने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए और तीन चीज़ें मैंने लिख ली। अब थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे क्या कहानी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऐसे करके मान लेता हूँ कि रिंच है, ठीक है, ऐसे करके रिंच है आपका, मार्कर में इंक नहीं है भाई, ऐसे करके रिंच है, ठीक है। अब इस रिंच से मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिंच है, ये वाला पूरा पोर्शन रिंच है और ये बोल्ट है आपका। इस रिंच से मैं बोल्ट को खोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, बोल्ट को खोलना है। खोलने का मतलब मुझे बोल्ट को घुमाना है। क्या करना है, बोल्ट को घुमाना है। अब अगर मैं बोल्ट को घुमा रहा हूँ तो कैसे घुमाऊँगा, ध्यान देना, यहाँ पे ये इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, और अगर कोई चीज़ घूम रही है किसी एक्सिस के अबाउट, एक ही एक्सिस पे ना घूमेगा। ये बोल्ट खुलता है तो एक ही जगह से ना, कैसे ऐसे नाचते रहता है, ऐसे ऐसे नहीं ना जाता है, एक ही जगह पे खुलता है या एक ही जगह पे बंद होता है। तो इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, और रोटेशनल मोशन कराने के लिए हमें जब फोर्स लगा रहा हूँ तो ये नहीं कि कहीं से लगा दूंगा खुल जाएगा, उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। और वो क्या क्या थी, वही तीन चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे इसको खोलना है, तो मैं कहाँ से ईजिली खोल सकता हूँ, तो सर मैं यहाँ पे अगर फोर्स लगाऊँ ऐसे तो खुल जाएगा, हाँ या ना, या ऐसे छोड़ो, ऐसे भी लगा सकता हूँ मैं इसको, ऐसे ऊपर की ओर, मतलब वही फोर्स को मैंने इधर कर दिया ऊपर की ओर। ऐसे भी करूँ तो भी खुलेगा, ऐसे करूँगा तो भी खुलेगा, यानी घुमाना है तो दोनों तरीके से, या तो ऐसे या तो ऐसे। क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को ऐसे लगा दूँ तब खुलेगा। फिर से मेरी बात समझो, ये रिंच है, रिंच के ऊपर जब तुम क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो या तो ऐसे लगाओगे या तो ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे, लेकिन कभी भी पैरेलल नहीं लगाओगे, है ना। इसको नचाएगा या घुमाएगा कौन, तो कौन सा फोर्स, जो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके, इस रोटेशनल एक्सिस के। देखो ये रोटेशनल एक्सिस है, इस रोटेशनल एक्सिस से यहाँ पे इस एक्सिस को बना लो, यानी जहाँ पे फोर्स है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, आर मान लिया कि भैया इस पॉइंट से जहाँ पे रोटेशनल जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये बोल्ट, वहाँ से लेके फोर्स जहाँ पे लग रहा है उसके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो इस दूरी बताने वाली लाइन से ये फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, तो वही फोर्स इसको घुमा पाएगा। अब या तो ये ऐसे रहे या तो ऐसे, तो हमें सब परपेंडिकुलर नजर आएगा कि नहीं आएगा। क्या पैरेलल लगाऊंगा ऐसे तो फोर्स काम करेगा, मतलब घूमेगा, या ऐसे लगा दूं तो काम करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो रिंच बाहर हो जाएगा, खोलना छोड़ो और हट जाएगा। ऐसे लगा दूं तो ऐसा नहीं कि बस उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, खोल नहीं पाएगा, है ना, हाँ या ना। लेकिन खोलने के लिए हमको दो ही तरीके की फोर्स चाहिए, या तो ऊपर हो या तो नीचे, ठीक है। अब सपोज कर लो तुमने ऊपर नीचे ना फोर्स लगा के क्या किया है, ऐसे लगाया है इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे, यानी जो दूरी वाला लाइन है उस लाइन से थीटा एंगल पे लगाया है, तो भी कौन सा फोर्स इसको घुमाएगा। हमको पता है कि जब कोई फोर्स थीटा एंगल पे है तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, सर वो थीटा उसके साथ नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल वाला एफ कॉस थीटा, ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल। इसमें कौन सा फोर्स आपको घुमाने के लिए आएगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। और हमने ये भी सीखा है, देखो अब आपको समझ में आएगा क्रॉस क्यों लेता हूँ, क्योंकि हमने ये सीखा है कि डॉट प्रोडक्ट हम क्यों करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इसलिए करते हैं, मान लीजिए ए डॉट बी कर रहा हूँ तो ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं
जब हमको ए और बी कैसे होंगे, ए और बी आपके पैरेलल वेक्टर होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे। इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। इसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप जाके देखेंगे तो वेक्टर का टॉपिक है, वहाँ पे आपको समझाया गया होगा। ए और बी अगर पैरेलल वेक्टर हैं तभी जाके क्या बोलूँगा मैं कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसका सीधा कारण ये है कि भैया यहाँ पे जो कंपोनेंट लिए जा रहा है या जो वेक्टर लिए जा रहे हैं वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर। यानी ए यहाँ पे लिख सकते हो कि ए मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर पैरेलल है, जबकि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा तुमको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमको कैसा लेना है? परपेंडिकुलर। तो उस परपेंडिकुलर के कंडीशन में हमको क्रॉस लेना पड़ता है। मैंने जानबूझ के नहीं लिया, मैंने देखा कि यहाँ पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो इस रिंच के, ध्यान से देखो तो कैसा है? परपेंडिकुलर है, यानी इस दूरी के वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी हमेशा हमें बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर लगाना पड़ रहा है। तो परपेंडिकुलर ले रहा हूँ ये वाला, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है ना। तो जब मैं परपेंडिकुलर लूँगा तो हमेशा क्या लगाऊंगा? क्रॉस। अगर मान लो मेरा ये वाला फोर्स नहीं खोल पाता, ये वाला लगाता, मतलब ये वाले फोर्स से खुलता पैरेलल वाले फोर्स से, तब उस कंडीशन में मैं क्या लेता हूँ? यहाँ पे डॉट। तो क्रॉस क्यों ले रहा हूँ ये समझ में आ गया ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स ही यहाँ पे मोशन करा रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चलो ठीक है सर, ये भी समझ लिया हम लोगों ने, लेकिन एक क्वेश्चन और है हमारा, उस क्वेश्चन का भी आंसर दो। तो हमने पूछा क्या, मान लो आपने लिखा है एफ क्रॉस आर, ठीक है ना, यानी घुमाने वाला जो बल है वो क्या है? एफ क्रॉस आर। वो ऐसे भी तो हो सकता है आर क्रॉस एफ। भाई हमको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे मैं एफ को पहले लिखूँ चाहे आर को पहले लिखूँ। अब क्वेश्चन आता है अब इन दोनों में से कौन सही है, क्योंकि मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो हम लोगों ने वेक्टर वाले के अंदर पढ़ा है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कि हम दोनों के अंदर, मतलब ऐसे कभी भी आप याद रखेंगे कि पढ़े हम लोग कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए। यानी ऐसा नहीं कि इसमें इधर से उधर कर दो तो ये क्या कर जाएगा? काम कर जाएगा और बराबर होगा। ध्यान देंगे। यानी इसका मतलब सर जब मैं एफ क्रॉस आर कर रहा हूँ या आर क्रॉस एफ कर रहा हूँ तो दोनों का मतलब अलग अलग है। हाँ, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो सर ये बताइए कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, क्योंकि इसको भी मैं करूँगा तो भी मेरा एफ आर साइन थीटा ही आएगा। हमको तो बस भाई हमको पता चल गया ना, क्रॉस का मतलब हमको क्या लेना है? हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा साइन थीटा होगा मेरा, तो अभी भी मेरा एफ आर साइन थीटा आएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, बस ये बता दीजिए हमको। मैंने कहा 1 सेकंड लगेगा, बता देते हैं हम, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं पुनः एक और बात बताता हूँ आपको, वो भी आपको वेक्टर के अंदर बताया गया है, लेकिन चलिए पुनः बताते हैं। फिर से हम रेंज लेते हैं अपना और रेंज को फिर से घुमाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे मत जाइए, फील करिए, बस अपने आप चीज़ें करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एफ फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है। एफ फोर्स ऐसे नहीं लगाया था, ऐसे लगाया था एफ फोर्स, और ये इधर बन गया था मेरा एफ साइन थीटा, और इधर क्या बन गया था? यहाँ पे थीटा होने के कारण एफ कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, फोर्स लगने की जो दूरी थी वो की थी, क्या थी? आर थी, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझा दूं मैं, ध्यान दीजिएगा। जब मैं फोर्स इधर की ओर लगा रहा हूँ, ऐसे ऊपर की ओर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा हूँ तो एक बात बताइए क्या होगा? ये इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, हाँ या ना? अच्छा अभी भी नहीं फील करिए, अभी कुछ मत फील करिए, अभी आप सिंपल ऐसे समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आर है आपका, यहाँ पे क्या है आपका? आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको इधर भी बना सकता हूँ, चाहे इधर ही बना दो, जैसे समझ में आए वैसे बना दो, ठीक है। फिलहाल में आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है समझना, इसको समझिए आप। ये आपका आर है, ये आपका एफ है। अगर मैं क्या लिख रहा हूँ? आर गुणे एफ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? आर गुणे एफ। तो आर गुणे एफ का मतलब डायरेक्शन क्या होगी जो वेक्टर बनेगा, मतलब आर गुणे एफ का मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये जानना होता है। यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। तो क्या है भैया, सबसे पहले मुझे आर गुणे एफ करना है, इसका मतलब आर से एफ की ओर जाना है, सीधा मतलब है। तो मैं पहले अपनी हथेली किधर की ओर करूँगा? आर की ओर, और फिर कहाँ ले जाऊँगा? एफ साइन थीटा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए ना, पैरेलल तो चाहिए नहीं। तो मैं आर से क्या करूँगा? ऐसे मुड़ाऊँगा, तो कहाँ की ओर जा रही है? अंदर की ओर, हाँ या ना? अच्छा, अगर मान लो मेरा आर इधर की ओर होता, तब आर को अगर इधर की ओर होता तो मैं ऐसे ऊपर की ओर मुड़ाता, क्या होता? इधर की ओर जाता, यानी बाहर की ओर, है ना। मेरी बातें समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
अच्छा फिर और थोड़ा सा देख लीजिए, अब यहीं पे F गुणे R रहता, F गुणे R, तो इसका मतलब मुझे कहाँ जाना है, F से R की ओर। तो ये रहा मेरा F, ये रहा मेरा F और ये रहा मेरा R। तो मैं ऐसे करूँगा, किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, बाहर की ओर आएगा। अच्छा अगर मान लो मेरा F यही है और मान लो सपोज कर लो कि क्या है, मेरा इधर R है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अंदर की ओर। अब यहाँ पे दो दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। क्या, देखो मैं R को अगर इधर ले रहा हूँ, R को किधर ले रहा हूँ, इधर, तो देख रहे हो किधर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर। देखो R इधर की ओर है, R की डायरेक्शन इधर की ओर है, तो देखो क्या आ रहा है, R इधर की ओर है तो बाहर की ओर दिखा रहा है डायरेक्शन, किसका, F और R के मिलने से बनने वाली क्वांटिटी। और F गुणे R करूंगा तो क्या बनाएगा, ये टॉर्क ही तो बनाएगा। यानी टॉर्क किधर की ओर होगा, इधर की ओर, और टॉर्क इधर की ओर मतलब घुमाने वाला बल, यानी ये जो बोल्ट होगा किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर। यानी बोल्ट खुलेगा तो किधर की ओर, बाहर की ओर। बहुत जरूरी है, फिर से समझो, मैं R की डायरेक्शन दोनों कंडीशन के अंदर बदल रहा हूँ, फिर F की कंडीशन भी दोनों कंडीशन में बदल रहा हूँ, ठीक है ना। R की डायरेक्शन को पकड़ो, फिर से पहला मैंने R F लिया, यानी R F है ना, ये F, तो R से F की ओर गया, अंदर की ओर जा रहा है, यानी बोल्ट किधर की ओर जाएगा, अंदर की ओर घूमेगा, सीधा मतलब ये है, ठीक है। अगर मैंने R इधर की ओर ले लिया, R इधर की ओर ले लिया, अब मेरा F ये है, तो ऐसे करूँगा तो बाहर की ओर बोल्ट जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा अगली बार मैंने कंडीशन चेंज कर दिया, अब मैं F से R की ओर जा रहा हूँ, तो F से R की ओर जाऊंगा मैं, क्योंकि F गुणे R लिखा है, तो F से R की ओर अगर मैं R इधर मान रहा हूँ तो R से F इधर, यानी बोल्ट बाहर की ओर जाएगा। और अगर मैंने क्या मान लिया, अगर मैंने मान लिया ये कि ये मेरा F है और R इधर है, तो फिर इधर की ओर जाएगा। तो देखो R का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, R की डायरेक्शन बदल दोगे तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, बदल जाएगी, यानी बोल्ट के घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसीलिए R क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक तो फील्ड यहाँ पे आ गया, अब दूसरा फील्ड समझो कि इन दोनों में करेक्ट कौन है, ठीक है। ये फोर्स तुम लगाए हो तो ये फोर्स कौन किधर की ओर घुमाएगा, ये फोर्स इधर की ओर लगाए हो तो किधर की ओर घुमाएगा, ये इसको किधर की ओर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा कि ऐसे घुमाएगा, बस ये बता दो हमको। मैंने किधर की ओर लगाया, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो ये किधर की ओर घुमा रहा है इस समय, ऐसे घुमा रहा है, हाँ या ना। ये कौन से, ये किस तरीके से घुमा रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि भैया अब ध्यान देना, मैं अगर इस R को किधर मान रहा हूँ, R इधर है, एक्चुअल में R किधर है, इधर की ओर। देखो R यहाँ से निकला है और यहाँ से किधर की ओर गया है, इधर की ओर, तो R मेरा क्या है, ये है। R की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर। तो अब देखो R से F की ओर जा रहे हो, R गुणे F, तो ये किधर की ओर दिखा रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर दिखा रहा है। तो बाहर की ओर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट, बाहर की ओर का मतलब डॉट, और डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। कैसे चल रहा है, ऐसे ही तो मुड़ा है मैंने, तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो है, ये डॉट जहाँ पे, इसका मतलब क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज, बात समझना। और अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा ऐसे चलता, कैसे चलता, मैं R को इधर ले लेता, अब मैं मुड़ाता, तो अब क्या हो जाता, ये क्लॉकवाइज हो जाता, और ये किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। थंब मेरा किधर की ओर है, अंदर की ओर, और अंदर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉस, और क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो याद रखेंगे क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, यानी अंदर है तो क्लॉकवाइज, बाहर है तो एंटी क्लॉकवाइज। बात समझना। तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ये वाला सही होगा, कौन सा सही होगा ये बताओ। ये F फोर्स किधर की ओर घुमाएगा, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, एंड डॉट होगा ना, अरे हाँ ना बोलो। और डॉट कब सही होगा, जब मेरा R पहले होगा, जब मैं R से F की ओर जाऊंगा, इधर से इधर की ओर। नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गए। मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ से चलता हूँ मैं, R गुणे F करूँ, तो R गुणे F करूँगा तो क्या दिखा रहा है, R गुणे F ऐसे दिखा रहा है बाहर की ओर, बाहर की ओर के लिए मतलब डॉट, और डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। और मुझे दिख रहा है, अभी उसको भूल जाता हूँ मैं, ये F फोर्स लगा है तो इसको ऐसे ही तो घुमाएगा, रिंच के ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे तो रिंच ऐसे पकड़ो रिंच, और ऐसे करोगे तो ऐसे ही तो घूमेगा, क्योंकि फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा हूँ ना मैं, तो रिंच ऐसे ही घूमेगा, ऐसे घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब अगली बार लिखा है F गुणे R, तो F गुणे R मतलब ये F है, अब F से किधर की ओर आना है, R की ओर, तो ये रखा F, ये R की ओर आ रहा है, तब ये किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब ये कह रहा है कि नहीं, रिंच ऐसे घूमेगा, रिंच ऐसे घुमाएगा इसको, भाई फोर्स ऊपर लगाया हूं मैं तो रिंच इधर घूमेगा, फोर्स मैं ऊपर की ओर लगाया हूं तो ये तो ऐसे घुमाएगा ना, ये कह रहा है ऐसे घूमेगा, तो ये गलत कह रहा है ना,
हम एफ गुणे आर नहीं लिखेंगे, हम आर गुणे एफ लिखेंगे ना। अरे हाँ ना बोलिए, यस और नो? ठीक है, समझना है बात को। अभी भी नहीं फील आया और फील लेके आते हैं। एकदम टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जब तक फील नहीं आएगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। बस ये याद रखना है, बाहर है तो क्लॉकवाइज, यानी अगर डायरेक्शन जो है बाहर की ओर है तो क्लॉकवाइज लेंगे। बाहर के लिए क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाहर के लिए क्लॉकवाइज, सॉरी अंदर के लिए क्लॉकवाइज, अंदर के लिए क्लॉकवाइज और बाहर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इसको और थोड़ा समझाता हूँ मैं। देखो अभी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, अभी ऊपर की ओर था, अब मैं नीचे की ओर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। और ये वाला मेरा क्या है, एफ साइन थीटा है। सिंपल समझो, यहाँ पे एफ था और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फिर से एफ कॉस थीटा। क्लियर है? फिर देखते हैं एफ गुणे आर सही है कि आर गुणे एफ सही है। फोर्स किधर की ओर लगा रहे हो, नीचे की ओर, तो रिंच किधर की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ये क्या है, पहले इसकी डायरेक्शन समझ लो, ऐसे ऐसे जाएगा। ऐसे ऐसे जाने का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज है। अब बस देख लो कौन क्लॉकवाइज दे रहा है, एफ गुणे आर दे रहा है कि आर गुणे एफ दे रहा है? हाँ, एफ गुणे आर दे रहा है। देखो हमें क्या करना है, हमें आर गुणे एफ करना है। आर गुणे एफ करूंगा, देखो ये आर है, ये एफ है, ये क्या दिखा रहा है, अंदर की ओर दिखा रहा है ना, और ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? अंदर की ओर का मतलब क्लॉकवाइज, अंदर की ओर का मतलब क्लॉकवाइज। कौन दे रहा है, आर गुणे एफ। जब मैं आर से एफ की ओर आ रहा हूँ, अगर अच्छा अब मैं एफ गुणे आर ले लूँ तब, तो ये रहा मेरा एफ, ये रहा मेरा एफ, ये रहा मेरा एफ, और एफ से आर की ओर जा रहा हूँ, तो ये तो दिखा रहा है बाहर की ओर ना, ये गलत है। ये फोर्स इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, फोर्स किधर घुमाएगा, इस रिंच को ऐसे ऐसे घुमाएगा। मैंने फोर्स नीचे लगाया है तो रिंच ऐसे ही तो घूमेगा। तो यानी एफ गुणे आर मुझे फिर से क्या दे रहा है, गलत परिणाम दे रहा है। तो यानी टॉर्क के लिए हम लोग कभी भी एफ गुणे आर नहीं लिखेंगे, आर गुणे एफ लिखेंगे। इसका मतलब हमेशा डायरेक्शन जब चेक करेंगे तो आर से एफ की ओर चेक करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? आई बात समझ में? देखिएगा वहाँ पे अमरूद के पेड़ पे देखिए बच्चे चढ़े हैं, वो दीवार पे बोल दीजिए दिक्कत हो जाएगी, गिर जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो इतना आप कह लें, नोट करिए, तब तक मैं पॉज करता हूँ। बच्चे हैं गिर जाएंगे, और टेढ़ा हो गया अभी। तो हमारे पास देखेंगे कि जितना भी मैंने बताया वो सब परिणाम आपके सामने मैंने लिख दिया। सबसे पहले लिखा कि भैया जो टॉर्क होता है वो इज इक्वल टू होता है आर इंटू एफ के, ना कि एफ इंटू आर, एफ क्रॉस आर, सॉरी ना ही आर क्रॉस एफ, ना ही क्या बोलते हैं एफ क्रॉस आर नहीं लिखेंगे। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? ठीक है, ओपन कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ लेंगे और इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो एफ आर साइन थीटा होगा। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जो टाउ होगा वो एफ के परपेंडिकुलर होगा, और जो टाउ होगा आर के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो एफ होगा वो आर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब सर क्या मतलब, ये कि यहाँ पे तीनों की तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं, वो तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं, वो तीनों के तीनों क्या होंगे, वो तीनों के तीनों कैसे होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। देख भी लीजिए, अगर आप लोग देखें रिंच का मैं ऐसे बनाऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर था और एफ मैंने ऐसे लगाया था एफ, और डायरेक्शन कहाँ की ओर आई थी, ऐसे बाहर की ओर। अगर मैं एक एक्सिस पे रखूँ इसको तो क्या नज़र आ रहा है आपको, ये एफ वाला है, ये एफ है, ये आर है, और ये हमारा टॉर्क है कि नहीं है? दिख रहा है कि एफ और आर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं। आर और टार्क भी क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं, और एफ और टार्क भी क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। यानी तीनों के तीनों हम क्या बना रहे हैं, आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। दैट मीन्स ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको और अच्छे से फील करना चाहते हो तो फिर से वही कहानी है। देखिए इस तरीके से ये टॉर्क का है, ये बाहर या अंदर की ओर होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस वाली कहानी है, 3D वाली कहानी बन रही है, ये वाई एक्सिस वाली है, और ये क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स इसको देखोगे तो ये रेडियस है, ये फोर्स है, और ये क्या है, टॉर्क है। ठीक है, आई बात समझ में? टॉर्क हमेशा क्या रहेगा, प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर, क्योंकि घुमाना है उसको। हाँ, तरीका चेंज कर दोगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो अभी मैं प्लेन इसको ले रहा हूँ, अभी मैं इसको ऐसे पलट दूँ, ऐसे बना दूँ, ठीक है, टूटा नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ये टूटेगा नहीं। तो अगर मैं क्या करूँगा, ऐसे ले लेता हूँ अपना प्लेन। ठीक है, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, तो ये मेरा एफ कैसे हो गया, ऐसे हो गया है। देखना रेड वाला मार्कर एफ है, नहीं समझ में आ रहा होगा, कॉपी ले लेता हूँ। आप लोग कहेंगे विशुद्ध लोला है हम, ये ले लेता हूँ मैं। ये अभी प्लेन ऐसा है, तो ये मेरा देखेंगे रेड वाला एफ है,
और ब्लू वाला इधर वाला जो दिख रहा है, देखिए ये वाला, इस पर मैं टक टक कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला रेडियस है, रेड वाला आपका क्या है, फोर्स है, और देखिए वाइट वाला क्या है आपका जो बाहर की ओर है वो टॉर्क है। प्लेन बदल दो, प्लेन बदल दोगे तब क्या हो जाएगा, देखो अभी टॉर्क की डायरेक्शन किधर की ओर की, बाहर की ओर थी, अभी देखो ऊपर की ओर हो गई, अभी कैसी हो गई, ऊपर की ओर। अगर फोर्स इधर लगा रहा हूँ, रेडियस ये है, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर की ओर हो गई, ऊपर की ओर। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्शन फिर से चेंज कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है टॉर्क किधर की ओर होगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर आपका जो टॉर्क होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर या अंदर की ओर। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या हो, ऊपर या नीचे की ओर हो जाए, लेकिन वो हमेशा जो जिस प्लेन को पकड़ोगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर चलेगा, उस प्लेन के अंदर या बाहर चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें अंदर बाहर से ज़्यादा छोड़ के, मतलब अंदर बाहर के ऊपर ना दिमाग लगा के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे दिमाग लगाना है। यहाँ से हमें चीज़ें और इजी नजर आएंगी, क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, यानी हाथ को अपने कर्ल करेंगे, तो सबसे इजी है, अंदर बाहर करने से बढ़िया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझे। ठीक है, और याद रखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमेशा फोर्स को आप जब देखेंगे, यानी कभी भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स किधर की ओर मुड़ाएगा आप खुद एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, यानी आगे की क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट पे करने जा रहे हैं। किस कॉन्सेप्ट पे, कि भैया हमें हमेशा क्या करना है कि मान लीजिए अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा हुआ नजर आ रहा है कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा हुआ है, तो ये बॉडी को किस तरीके से घुमाएगा, ऐसे ही तो घुमाएगा। नीचे लगा है यानी इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे घुमाएगा, सिंपल मतलब है। तो इतना तो आपके पास भी दिमाग है, अगर ऊपर की ओर लगाए तो ऐसे घुमाएगा और नीचे की ओर लगाए तो ऐसे घुमाएगा। अब यहाँ से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये ऐसे घुमाएगा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर ये कैसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर ये ऐसे ऐसे घुमा रहा है तो ये क्लॉकवाइज है। आई बात समझ में, क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है टॉर्क का, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तीनों परपेंडिकुलर होंगे और यहाँ पे साइन थीटा आएगा। आर गुणे एफ लिखना है, कभी भी एफ को पहले नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको करेक्ट आंसर नहीं देगा। तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पे वेक्टर है। इसका कारण ये भी था क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो क्या मिलती है हमको, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते तो क्या मिलता है हमको, स्केलर। क्रॉस क्यों कर रहे हैं ये जानते हैं, आर गुणे एफ क्यों लिखा गया है ये भी जानते हैं। तो अब सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और क्वेश्चन के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि आपको टॉर्क निकालना है। किसका टॉर्क निकालना है? जिसका फोर्स ये हो और उसका डिस्टेंस कितना हो, इतना हो। नहीं समझे सर? मतलब ये कह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लेता हूँ ये ओरिजिन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? ओरिजिन। और इस ओरिजिन से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पर एक फोर्स लग रहा है एफ। कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट लिया है। क्या लिया है? 3D। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिया है वो क्या दिखा रहा है? इस पॉइंट की डायमेंशन को, कि ये पॉइंट उस 3D ऑब्जेक्ट में कहाँ पाया जाएगा। तो ये बता रहा है, आर डिस्टेंस ये बता रहा है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे एक कदम चलूँ और वाई एक्सिस पे अपोजिट 2 कदम चलूँ। माइनस में लिखने का मतलब क्या है? अपोजिट चलना है ना। तो ये जो मैंने चीज़ बनाई है, ये वाई है, ये एक्स है, क्या गलत नहीं है? ये एक्चुअल में यहाँ ना होकर किधर होगा? नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? इधर होगा ना। अरे भाई देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, y पे मुझे माइनस की ओर चलना है और y का माइनस किधर की ओर होता है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर होगा यानी यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, है ना, यानी यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा। और x एक्सिस पे मुझे 1 चलना है। ठीक है, y में मुझे कितना चलना है? -2। तो -2 इधर से हो जाएगा और इधर से 1। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स जो है लग रहा है, और ये फोर्स कितना लग रहा है? 2i - j + 3k, यानी z डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो यार हमको बनाना नहीं था, वो तो मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए या समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो यार, ये एक्चुअल में इस पॉइंट की डायरेक्शन को बताता है i j k कैप। और मैंने आपको सिखाया भी है कि जब वेक्टर के 3D कंपोनेंट होते हैं तो वो एक्चुअल में ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना एक्चुअल में उनका कंपोनेंट है।
2D है तब तो cos थीटा sin थीटा से गेम ओवर कर लेते हैं हम लोग, लेकिन 3D होता है तो आई जे के को लेके आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है कि सपोज कर लो किसी पॉइंट पे क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। बस सिंपल कर लेते हैं हम, मान लेते हैं कि r दूरी पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एफ फोर्स लग रहा है। एफ फोर्स का मतलब कंपोनेंट यहाँ पे दे दिया है, कह रहा है कि ये बताओ टार्क कितना होगा। टॉर्क का मतलब तब ये बताओ कि ये फोर्स जब लगेगा तो इसको किस तरीके से कितना घुमाने के लिए बल उत्पन्न कराएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, सिंपल काम करना है, कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, तो पहला तरीका तो हमको पता है कि सर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर गुणे एफ होता है ना। अब क्या करना है, अब सिंपल यही करना है कि टाउ इज इक्वल टू आर की वैल्यू रख दो, यानी आर के कंपोनेंट, तो आई कैप माइनस 2j कैप हो गया, और इनटू एफ का वैल्यू रख दो, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, i का मल्टीप्लाई i में, तो यानी i का मल्टीप्लाई 2i में, तो यानी 2i इंटू आई हो गया। फिर i का मल्टीप्लाई j में, यानी माइनस i इंटू जे कैप हो गया। फिर i का 3k में, तो यानी i इंटू 3k कैप हो गया। फिर इसी तरीके से 2j का होगा, यानी माइनस 2j कैप इंटू आई कैप। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2i है तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 का इसके साथ हुआ है। 2j का फिर मैं करूँगा तो माइनस 2j गुणे ये भी माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस j कैप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, 2j का 3k के साथ होगा, तो यानी 2j यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है तो माइनस लगा दो, 2j कैप इंटू 3k कैप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, और फिर क्या ख़त्म हो जाएगा, फिर ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, i इंटू जे का मतलब क्या होगा, i से j की ओर जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस के। i कौन सा है, ये है, और ये क्या है आपका, j है, तो i से j जाऊँगा तो क्या आएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड में आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये पोर्शन x होता है, ये y होता है, और ये क्या होता है, z होता है। x पे i कैप चलना है, इधर कितना चलना है, इधर ध्यान देंगे तो इधर j कैप चलता हूँ और इधर k कैप, यानी इसका यूनिट वेक्टर k कैप, इधर i कैप और इधर j कैप। अब ध्यान से सुनना है तभी आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में ये i इसके साथ गया है तो कैसे हुआ है, ये माइनस, इस कारण माइनस हुआ है क्योंकि ये j किस में था, माइनस में था, ये समझना जरूरी है। यहाँ माइनस लगा देने से काम नहीं चलता है, वेक्टर के अंदर हर बात को पकड़ना होता है। ये कह रहा है कि मैं i से किधर की ओर जा रहा हूँ, उल्टा j की ओर जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये i है और उल्टा j मतलब इधर की ओर होगा मेरा j कैप, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस j कैप इधर की ओर होगा। देखो भाई i का गुणा हुआ है माइनस j के साथ, यानी i से j की ओर जाना है। ये रहा मेरा i, ये रहा मेरा i, और इधर क्या है मेरा j। मुझे क्या करना है, मुझे ये पकड़ना है i, और ये मुझे j की ओर लेके आ जाना है माइनस की ओर। तो मेरा थंब किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब ये बाहर की ओर होता है तो k कैप, और अंदर की ओर होता है तो माइनस k कैप। तो सिंपल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस k कैप आ गया, माइनस k कैप लिख दिया, माइनस k कैप प्लस, अब देखना i का गुणा 3k, i का गुणा k की ओर। देखो i का गुणा k की ओर, तो i से k की ओर जाओगे तो ये रहा i और ये क्या रहा k। यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, मार्कर लेना पड़ेगा, है ना। मार्कर पकड़ो, ये देखो ये क्वेश्चन मैं पुनः वेक्टर वाला करा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये रेड वाला k है, ये ब्लैक वाला क्या है, j है, ठीक है ना। ये k है, j है और ये i है। मुझे किधर से किधर की ओर जाना है भाई, तो मुझे जाना है i से k की ओर। j वाला तो हो गया, i से k की ओर जाओ। तो ये रहा मेरा i, ये देखिए ये मेरा i है और ये मेरा क्या है, k है। तो मैं किधर से, अगर मैं ऐसे हाथ करता हूँ तो मैं j की ओर भाग रहा हूँ, मुझे किधर की ओर जाना है, इधर की ओर। तो मैं ऐसे करूँगा, हाँ या ना, दिख रहा है, और ये ऐसे करूँगा तब मैं इधर की ओर भाग पाऊँगा। इसका मतलब मेरा थंब किधर की ओर एक्सप्रेस कर रहा है, नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब इसके नीचे, ये क्या है, j है, ऊपर की ओर j है तो नीचे की ओर माइनस j। तो आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस j, और माइनस में भी कैसा, 3 तो रहेगा ही रहेगा, यानी माइनस 3j हो गया। अब उसके बाद फिर आ गया हो, इधर देख लो, ये माइनस 2j इंटू 2i, तो यहाँ पे 2 दूना क्या हो जाएगा 4,
और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस में था j और वो किसके साथ गुणा किया है, i के साथ, तो माइनस j से i की ओर जाना है। माइनस j मतलब ये है और माइनस j से किधर की ओर जाना है, i की ओर। तो ध्यान से देखना, ये माइनस j है और मैं इधर से ऐसे जा रहा हूँ, तो ये बाहर की ओर आ रहा है और बाहर के मतलब k है, और k कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर की ओर आएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, तो यानी 4k प्लस k आ गया। अब उसके बाद फिर देखो, ये कहानी भी खत्म। अब उसके बाद इस पे आ जाओ, यहाँ पे फिर माइनस है, तो माइनस होने का कारण क्या है कि j माइनस वाला है और उसके बाद k की ओर भागा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली कहानी है, देखना ध्यान से, ये इसको मैं पहले ही नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस j लेना है और यहाँ पे ये k है, ठीक है। तो ये मेरा माइनस j है और ये k है, मुझे माइनस j से किधर की ओर जाना है, k की ओर। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपना हाथ ऐसे नीचे कर लूँगा, ठीक है, ये हाथ नीचे और ये ऐसे आ गया, तभी तो मैं j से k की ओर जाऊँगा। तो ऐसे किया तो ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन दिखा रहा है और ये वाली डायरेक्शन मतलब इधर आई कैप है, तो ये तो उल्टा है आई कैप का, इसका मतलब माइनस आई कैप। और 3 दूना 6, और वो भी यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 दूना 6 हुआ है, हाँ, और ये क्या हो गया आपका आई कैप, ठीक है, वो भी माइनस वाला, तो माइनस वाला मैंने लगा दिया है। ध्यान देना, ये माइनस उसी का था इसीलिए मैंने यूज किया है, ऐसा नहीं कि अब मैं अलग से कोई माइनस ला के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देख लो कौन कौन अपना है कौन कौन नहीं है, उसी को सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो 4k है और यहाँ पे k है, तो 4k और 1k जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा, सब में माइनस है, माइनस कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3j कैप प्लस 6i कैप, ठीक है, सही तरीके से लिख दो। तो माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब ये हमारा जो आंसर आया है, चलिए चेक करते हैं, क्योंकि इतना टिम्मा करेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सीखा है कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को जब वो 3D कंपोनेंट में हो तो इजीली सॉल्व कर लिया जा सकता है ना। अब वो तरीका क्या है, तो वो तरीका हमारे पास कुछ ये है कि भैया हमको टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क ऐसे निकल जाएगा, हम इसको इस फॉर्म में लेके जाते हैं, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे r गुणे f। तो सबसे पहले r है, तो यहाँ पे पहला लिखो i कैप, j कैप और k कैप, कॉलम बन गया। अब r के कंपोनेंट लिखो i और j और k वाले, तो i के अंदर कितना है 1 है, i के अंदर कितना है 1, फिर क्या बोलते हैं j के अंदर कितना है -2 है, k में है क्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग, तो i कैप में इधर कितना होगा 2, फिर इधर देखेंगे -1 और यहाँ पे 3। क्लियर है, बिल्कुल। अब सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, सबसे पहला वाला आई कैप उठाते हैं, और आई कैप किस में रहता है प्लस में, प्लस आई कैप, ब्रैकेट बनाओ और आई कैप वाले नंबर्स को बंद कर दो, यानी ये बंद है तो केवल ये ऑन है, और ऑन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो 2 3 6 यानी -6 होगा, क्योंकि माइनस में था, -2 3 6, फिर बीच में माइनस लगाना, याद रखेंगे, -1 का गुणा 0 में करेंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर पहला प्लस तो दूसरा क्या हो जाता है माइनस, यानी जे कैप किस में जाएगा माइनस में, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब क्या कर दो, अब किसको बंद कर दो, जिसको ले रहे हो उसी को बंद कर दो। आई कैप को लिया तो आई कैप को बंद कर दिया, अब जे कैप को लिया तो जे कैप को बंद कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 1 कम 3 और 2 का गुणा 0 में, तो 2 गुणे 0, बीच में क्या लगा दिया माइनस, फिर प्लस के कैप, फिर प्लस के कैप, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ऐसे फिर से इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद देखेंगे 1 का गुणा 1 में तो 1 × -1 माइनस 2 का गुणा 2 में यानी 2 × -2, ब्रैकेट बंद। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो आई कैप ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे -6 -0 क्या हो जाएगा -6 ही होगा, तो ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा -6 आई कैप बन गया। फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस जे कैप ऐसे ही रहेगा, ये 3 मतलब 3 में से 2 × 0 यानी खत्म, ये पोर्शन ही खत्म, तो यानी केवल 3 बचा, यानी 3j कैप हो गया, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे k कैप ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे -1 ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 1 जा -1 और यहाँ पे माइनस है और ये माइनस मिलके +2 2 जा 4 हो गया। अब क्या हुआ, 4 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3। यहाँ पे देखेंगे 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3, और वो भी प्लस में, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो आंसर आ गया मेरे पास -6i कैप -3j कैप और प्लस यहाँ पे
3 के कैप। ठीक है, ये एक्चुअल में आंसर आया हुआ है टॉर्क का, यानी टॉर्क क्या होगा, इतना होगा। हम लोगों ने कैसे निकाला है, ये लाया है हम लोगों ने, सब तो सही किया। देखिए 6i कैप आया है, 6i कैप चूंकि माइनस का हमारा 3j कैप, 3j कैप, यहाँ पे 5 कैप आ गया है के कैप, और यहाँ पे क्या है +3 के कैप। तो कहीं पे हम लोगों ने क्या किया है, मिस्टेक किया है, और उसी मिस्टेक को हमको क्या करना है, पकड़ना है कि वो मिस्टेक कहाँ की है। तो सबसे पहली बात, जो ये हमारा 4k कैप आया है, वो एक्चुअल में 4k कैप किस में आएगा, वो एक्चुअल में प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अब वो 4k के कैप आया कहाँ से, तो जब मैंने यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया, यानी j कैप का i कैप के साथ मल्टीप्लाई किया है ना। तो चलो एक बार पहले उसको देख लेते हैं, इसीलिए मैंने बोला ना कि चेक करना जरूरी है। ये देखो इतना कठिन तरीका है और ये एकदम आसान तरीका है, इससे 100% आपका आंसर सही आएगा, और इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, जैसा कि आपके सामने लाइव दिख रहा है ना, मिस्टेक हुई है। तो अब इस मिस्टेक को सही करने से बढ़िया हम इसको कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसको पहले सही करके दिखा देता हूँ। ये तरीका आना चाहिए, लेकिन इसके अलावा इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। ये फील लेके आता है और ये आंसर लेके आता है। ठीक है, अब j का i के साथ करता हूँ, तो 2j इंटू आई था, ये 2j है, और ये कहाँ पे है, i यहाँ पे है। ये किस में था, माइनस में था, और ये किस में है, प्लस में है। यानी -j से मैं किधर की ओर जा रहा हूँ, i की ओर। तो सीधा मतलब तो था, मैं गलत तो पहले ही था। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, j क्या है, ऊपर की ओर है तो प्लस, नीचे की ओर है तो माइनस, यही तो होगा। अब देखो सिंपल काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं अपना ऐसे पोर्शन बना लेता हूँ, और ये इसको ऐसे कर लो और इसको नीचे कर लो, बस। अब देखना, ये -j कैप हो गया, ये -j कैप है, ये क्या है आपका k कैप है, और ये क्या है आपका i कैप। मुझे किधर से किधर की ओर जाना है भाई, मुझे यहाँ से, ध्यान देना, k कैप की ओर नहीं जाना है, ध्यान देंगे, मुझे इधर से इधर की ओर जाना है। तो मैं अपना फिंगर इधर करूँगा, और मैं फिर इधर से ऐसे कर्ल करूँगा, तो थंब किधर की ओर एक्सप्रेस कर रहा है, बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब k पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, माइनस, तो यानी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। क्या हुआ, अरे भाई तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप जो सोच रही हैं, मैं आपको एकदम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाहर लगाइए प्लस, 2 इंटू 2 कर दिया, और गुड़े -j कैप इंटू i कैप। अब समझ में आया, इसके जगह पे मैं क्या लिख दिया हूँ, k कैप, बाहर प्लस रहेगा। फिर से इसको और बड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि मिस्टेक हुई है, तो इसको बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना। 2 इंटू 2 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, -j कैप और इंटू i कैप, इसका इसके साथ, ठीक है ना। बाकी बाहर हमेशा प्लस लगाइएगा। तो इसका आंसर क्या आया है, प्लस में k कैप आया है। अब 4k कैप में से एक माइनस में चला जाएगा, तो क्या बना देगा आपका, तो यहाँ पे +3k कैप बचेगा। क्या बचेगा, +3k कैप, ठीक है। और ये प्लस में बचेगा, एक्चुअल में प्लस में बचेगा। 4k कैप में से एक कैप जाएगा तो माइनस, मतलब ये ऑलरेडी बड़ा है, तो बड़े में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, +3k कैप बचेगा ना। अब देखिएगा +3k कैप, अब जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है ना। या अदरवाइज आप इसको माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, यही वाला आ जाएगा, यही वाला आंसर, दैट मीन्स डायरेक्ट आ जाएगा -6i कैप -3j कैप और +3k कैप, देख लीजिए। और ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है। तो एक मिस्टेक यहाँ से हो गई थी, बाकी आप समझदार हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने वही किया जो वेक्टर के अंदर करते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने वो एक्चुअल में टॉर्क की फीलिंग नहीं ली है। चलिए अब उसको फील करने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास पुनः ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये है कि एक रॉड है, ये जो रॉड है वो ए पॉइंट पे फिक्स है। फिक्स दैट मीन्स कि ये इसी ए पॉइंट के अबाउट घूम सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल, हाँ। मुझे क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला काम, ए पॉइंट से मुझे घुमाना है, फिर बी पॉइंट से भी घुमाना है। ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट क्या है, घुमाने वाले पॉइंट है, एक्सिस है जिसके अबाउट घूमने वाला है। तो ए पॉइंट पे फिक्स है, फिर बी पॉइंट पे फिक्स है, और फोर्स आपका या इस पॉइंट पे लग रहा है, यानी इस इंड पे, और फिर सी पॉइंट पे भी एक फिक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इस ए बी सी वाले पॉइंट पे टार्क बताओ, ठीक है। अब मैं ना कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ दिमाग लगाऊंगा, अपना काम हो जाएगा। क्या करना होता है, सिंपल यही करना होता है कि टॉर्क के लिए आप एकदम थक गए घर में करना, ठीक। हमको यही फार्मूला पता है, हमको क्या करना है, आर निकालना है, एफ रखना है सिंपल,
आर रखना है, एफ रखना है और टॉर्क की डायरेक्शन बता देना है, कहानी खत्म। इतना ही तो करना है, ठीक है। इतना एक्सप्रेस मत दिखा दीजिए, चेन्नई एक्सप्रेस एकदम। अब मैं निकालूंगा सबसे पहले ए पे, यानी टॉर्क एट ए। तो देखूंगा टॉर्क एट ए, फोर्स यहाँ लग रहा है और इस एफ फोर्स से जो ए के बीच की दूरी है वो कितनी है, वो एल है। वो कितनी है, एल है, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, एल। फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो एट ए पे टॉर्क कितना होगा, एल इंटू एफ। सिंपल है, यानी टाउ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एल इंटू एफ। मिल गया। लेकिन अभी तक सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं बताई, है ना। अब डायरेक्शन देखते हैं। तो फोर्स किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब मैं आई जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप लगाने लगूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि देखो फोर्स इधर नीचे की ओर है, दैट मीन्स माइनस आई कैप होगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका, रेडियस वाला पोर्शन इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स क्या होगा, सॉरी ये वाला माइनस जे कैप होगा और ये वाला आई कैप होगा। तो आई कैप इंटू माइनस जे कैप, दैट मीन्स माइनस आई इंटू जे कैप बनाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से मैं देखूंगा कि कैसे क्या बनेगी, तो फिर मैं बताऊंगा कि बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। ताम झाम ज़्यादा है, सिंपल काम करते हैं। एफ नीचे की ओर है तो ये एफ नीचे की ओर है, तो इस रॉड को कैसे घुमाएगा, ऐसे ही तो घुमाएगा, हाँ या ना, ऐसे ही घुमाएगा। और ये कौन सा किस तरीके से, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर कि बाहर की ओर, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। तो सीधा भी अर्थ है। और देखो ऐसे भी हम लोग कर लिए, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, बोल सकते हैं अंदर की ओर, अंदर की ओर। चलिए गुड, अंत समय पे आप लोगों को पता चल गया कि अंदर की ओर है। ऐसे ही आंसर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटरप्शन नहीं होगा। बस व्यक्तियों की तरह, मतलब एक स्टूडेंट की तरह आंसर दीजिए, ताकि बाकी बच्चों को भी फील हो जाए कि इधर जो बैठे हुए लोग हैं वो स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो टॉर्क ए की वैल्यू जो आई है वो एल इंटू एफ आई है, और वो क्या है, क्लॉकवाइज है। कैसे पता चला, तो हमने फोर्स देखा कि ये फोर्स इसको नीचे की ओर घुमाएगा। भाई मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे नीचे की ओर लगा रहा हूँ तो ऐसे ही तो घूमेगा। कहाँ से घूम रहा है, इसी पॉइंट से, आया समझ में। सिंपल, यहाँ पे आंसर आ गया। टॉर्क कितना होगा, एल इंटू एफ होगा। एल की जितनी वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू जितनी होगी लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आंसर क्या होगा कि अंदर की ओर लगेगा, इधर की ओर। और डायरेक्शन भी देख लो, अब मैं इसको भी करूँगा, कभी भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। एल की डायरेक्शन किधर की ओर है, एल की डायरेक्शन ये है, यानी ये क्या है, आई कैप है। और एफ की डायरेक्शन किधर की ओर है, माइनस जे कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा आई इंटू माइनस जे कैप करूँगा ना, है ना। तो क्या आएगा आंसर, आई से माइनस जे की ओर जा रहा हूँ मैं, ये आई है, ये माइनस जे नीचे की ओर होता है, ये आई है। तो आई से माइनस जे ऐसे करूँगा तो अंदर की ओर जाएगा नहीं जाएगा। तो सिंपल वही काम तो किया गया है। अब या तो आई जे करके कर लो, या तो ऐसे ही समझ लो, ये वाला सही है या तो आई जे वाला भी, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एट ए पे मिल गया, अब बी पे भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, टाउ एट बी। तो क्या होगा, देखो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, और इस बी से इस फोर्स के लगने के बीच की दूरी कितनी है सर, इस पॉइंट से लेके जहाँ से फोर्स लग रहा है ए के बीच की दूरी एल है, लेकिन इस बी से जब मैं एफ की बीच की दूरी निकालूंगा तो कितना होगा, वो हो जाएगा L/2, क्योंकि आधे पे है वो पॉइंट, ठीक है ना, ये हमको पता है। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि क्या होगा, यहाँ पे दूरी तो L/2 होगी, क्योंकि आर के जहाँ पे L/2 लिख दूंगा, और फोर्स कितना लग रहा है, F। मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल चुका है, डायरेक्शन बता दो, काम खत्म। तो पहली बात, फिर से ये भी कहाँ घुमाएगा, ऐसे ही तो घुमाएगा भाई, फोर्स इधर लगा है, इस पॉइंट पे फिक्सेशन है तो ऐसे ही घुमाएगा। दैट मीन्स ये भी क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज। क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज। और किधर की ओर होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। बस यहाँ पे फोर्स इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई आधा हो चुकी है। तो हमको पता भी है कि जितना हम घूमने वाले एक्सिस के नज़दीक रह के फोर्स लगाएंगे उतना ही टॉर्क भी क्या होगा, कम। जितना दूर रह के हम लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। रिंच को जितना किनारे से हम घुमाएंगे उतना ज़्यादा बल उसको घुमा पाएगा, जितना हम पास आके घुमाएंगे उतना ही कम बल घुमा पाएगा, यानी घूमने में समस्या होगी, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। अब हम किस पे देखेंगे, टाउ एट सी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाउ एट सी। सी पे देखूंगा तो ये रहा सर सी वाला पॉइंट। अब क्या होगा, सी वाला पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो क्या नज़र आ रहा है, देखिए फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, सी यहाँ पे है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, सब लेंथ ऐड कर दीजिए। तो लेंथ तो हमको पता चल गया, क्योंकि आर तो मिल जाएगा, ये पूरा एल था और ये L/2,
ऐसे कैसे, जहाँ से फोर्स लगता है वो और जिस पॉइंट के बीच की दूरी जितनी है वही तो देखता हूँ मैं। यहाँ घूम रहा है और फोर्स यहाँ लग रहा है, तो फोर्स जहाँ लग रहा है उस पॉइंट से लेके घूमने वाले पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, l/2 ही तो है, तो l/2 होगी। फोर्स क्या लग रहा है, F, तो मैग्नीट्यूड तो फिर भी मिल गया। फिर कहानी किस में फंस गई, डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाएगा। मैं पूरे को उठा के ऐसे कर देता हूँ, अब मैं देखूँ तब कैसे घुमाएगा ये ऐसे घुमाएगा, हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये नीचे लग रहा है, ऐसे ही तो घूमेगा, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर की ओर। और वैसे भी आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये l/2 है, l/2 मतलब क्या हो गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है इस बार ये ध्यान दो, यही चीज़ें आपको कभी नहीं समझ में आती है। ये पॉइंट ऑफ एक्शन है ना, तो रेडियस की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है। फोर्स इधर लग रहा है ना, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा मेरा, तो ये मतलब क्या हो गया मेरा -i, और फिर क्या हो गया -j, -i और -j। तो -i से -j की ओर जाऊंगा तो ऐसे ही तो आऊँगा मैं, ये मेरा -i है, ये -j है, तो -i से ऐसे आऊँगा तो बाहर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये बाहर की ओर है। रेडियस की डायरेक्शन ऑलवेज किधर की ओर होती है, टुवर्ड्स द फोर्स, लेकिन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, हाँ ये याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये इस क्वेश्चन के थ्रू ये समझ में आ गया होगा कि टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे और उस टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं, यहीं पे रोकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कपल फोर्सेस की, जहाँ पे और भी मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।